हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक संस्कृत वर्णमाला व उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत वर्णमाला व उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम वर्णमाला का परिचय देखेंगे संक्षेप में। भाषा अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने का, दूसरे के भाव अथवा विचार जानने का माध्यम भाषा है। व्यक्तावाची वर्णाम येषाम तमेव व्यक्तवाच है, यानी मैं मेरी अभिव्यक्ति को दूसरों को समझा पाऊं और दूसरों की अभिव्यक्ति को स्वयं समझ पाऊं। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। भाषते इति भाषा, अर्थात जिस भाव अथवा विचार आदान प्रदान करने की क्षमता निहित हो वह भाषा है। संस्कृत और हिंदी लिपि यह लिखने की प्रणाली देवनागरी लिपि है। जो संस्कृत है और हिंदी है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखो, भाषा के प्रमुख 3 भेद हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जो ये सांकेतिक भाषा है, ये भाषा की प्रारंभिक इकाई है। भाषा की प्रारंभिक इकाई है सांकेतिक भाषा। जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, वो पहले शुरू में संकेत के माध्यम से ही समझता है और हमें समझाता है। उसको न तो बोलना आता है न लिखना आता है, कुछ नहीं आता, बस वो संकेत इशारों के माध्यम से ही हमें समझाता है। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जहां वाक्य ध्वनिबद्ध हो वह मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, जहां वाक्य लिपिबद्ध हो वो लिखित भाषा होती है। और भाषा की प्रारंभिक इकाई होती है सांकेतिक भाषा। आगे है भाषा के अंग। भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? ध्वनि, अक्षर या वर्ण, शब्द और वाक्य, ये होते हैं भाषा के अंग। अब जो ध्वनि होती है वो हमको जो बोलने में जो समय लगता है वो होती है ध्वनि। अब अक्षर या वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से होती है। अब आगे है शब्द। शब्द, वर्ण समूहम शब्द है, वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। और आगे है वाक्य, पद समूहम वाक्यम, वाक्य पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब पद क्या होता है? सुप तिगंतम पदम, शब्द के अंत में यदि सुप और तिंग प्रत्यय लग जाए तो वह शब्द पद बन जाता है। अब आगे हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है ध्वनि। मुख से निकलने वाली हर एक स्वच्छंद स्वतंत्र स्वर आवाज का ध्वनि कहते हैं। आगे है अक्षर या वर्ण। भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण 63 या 64 होते हैं। उसमें अगर लृ को प्लुत स्वर न माना जाए तो वर्ण 63 होते हैं, और अगर लृ को प्लुत स्वर मान लिया जाए तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण 64 होते हैं। अब आगे है, इसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन है क, च, ट, त, प। ये देखो हलंत लग रहा है ना, आधा क है, आधा च है, आधा ट है, आधा त, आधा प, ये सब व्यंजन है।
आगे है शब्द सार्थक वर्णों का समुदाय शब्द कहलाता है। वर्ण समूहम शब्द है, तो वर्णों का जो समुदाय यानी समूह है शब्द कहलाता है। अब देखो ये है भय, आधा भय है, ये स्वर इसमें जुड़ गया, ये व्यंजन आधा है, इसमें ए स्वर जुड़ गया, फिर ये तय है, इसमें ए जुड़ गया, तो ऐसे ये जुड़ के भारत बन गया, एक शब्द बन गया वर्णों को जोड़ने पे भारत। आगे है पे, ए है ये, इसमें तय, इसमें ए जुड़ गया, ये में ये है, ये आगे ये जय है, ए ले ई, तो इसको जोड़ने से पतंजलि बन गया। आगे है रे और आ, तो ये राम बन गया। इसमें अब आगे है फोर्थ है वाक्य, सार्थक शब्दों का समुदाय वाक्य कहलाता है। अब वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? देखो जैसे शीला घर जाती है, तो ये वाक्य है, तो अब इसको हमें पता चल रहा है कि ये हिंदी में लिखा हुआ है शीला घर जाती है। अब इसको संस्कृत में देखेंगे तो शीला गृहम गच्छति हो जाएगा इसका, तो ये पूरा एक वाक्य बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये भाषा के अंग थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा के नियमों और प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जो व्याकरण शब्द है वो बना है वी प्लस आ प्लस क्रे प्लस ल्यूट के योग से व्याकरण की संरचना यानी व्युत्पत्ति हुई है। तो ये जो वी है, इसमें जो ये ई है, इसको इको यांची सूत्र से व के ई को ये आदेश हो जाएगा, तो यह बन जाएगा व प्लस ये बन जाएगा इसका। फिर आगे है आगे है, फिर आगे इसमें क्रय है, तो ये क्रय का जो री है इसको अर आदेश हो जाएगा। इसको अर आदेश हो जाएगा। और जो ये ल है, ये लसक तदित सूत्र से इसका भी वो हो जाएगी संधि, वो हो जाएगी संधि हो जाएगी। और ट है, इसका हलंत से लोप हो जाएगा और यहाँ बचेगा यू। तो यू और नाको सूत्र से यू को अन आदेश हो जाएगा। और रसाभ्याम नो अणे समान पैदे सूत्र से जो न का न है उसको अणे आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्याकरण शब्द बन जाएगा। इसमें देखो ये वी है, ये उपसर्ग है, और ये क्रय है वो धातु है, और लेफ्ट इसमें प्रत्यय है। और जो व्याकरण शब्द है वो नपुंसकलिंग है। व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग है। तो आपको पता चल गया होगा कि व्याकरण शब्द की कैसे व्युत्पत्ति हुई है। अन्य शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने की प्रणाली का ज्ञान होता है। व्याकरण से हमें शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पता चलता है। भाषा में शुद्ध अशुद्ध का जो ज्ञान कराए उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब जो ये भाषा है, ये भी देखो भाष धातु इस भाषा में, और टाप प्रत्यय है इसमें, तो टाप प्रत्यय का इसमें आ शेष रहता है, तो ये भाषा बना है। और जो टाप प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग का है। टाप प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव स्त्रीलिंग का होता है। तो भाषा शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय है। तो भाषा तो क्या है, स्त्रीलिंग है,
और जो व्याकरण है वो नपुंसकलिंग है। अब इन दोनों में आपको अंतर पता लग गया होगा। अब आगे है वर्ण। ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्म रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि व लिखित रूप को अक्षर कहते हैं, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब देखते हैं स्वर क्या होते हैं। येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति ये शौराः कथ्यते। तो क्या है स्वर की परिभाषा? स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 21 या 22 होते हैं। अगर ली को प्लुत स्वर मान लिया जाए तो स्वर 22 होते हैं, और ली को प्लुत स्वर नहीं माना जाए तो स्वर 21 होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। और वैसे स्वर होते हैं 13। अब देखो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसमें देखो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। ए, ई, उ, री, री। 5 होती है इनकी संख्या। ह्रस्व स्वर होते हैं इनको। और उच्चारण में लग्न अव्यय है ऋस्व, दीर्घ और स्वर। अब दीर्घ स्वर होता है, इसमें कुल स्वरों की संख्या 7 है, जो है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ है। यह है दीर्घ स्वर है। और जो प्लुत स्वर है, यह तीसरे प्रकार के स्वर में एक संख्या है, जो देखो ये 3 का साइन बना हुआ है, ये प्लुत स्वर होते हैं। ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है और ये त्रिमात्रिक है। अब देखो मात्रा क्या होती है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब जो ह्रस्व है, यदि किसी वर्ण के उच्चारण में एक क्षण का समय लगता है तो वह ह्रस्व स्वर होता है। अगर किसी वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है तो वह द्विमात्रिक स्वर होता है, यानी उसको दीर्घ कहते हैं हम। और तिगुना समय लगता है वो कहलाता है प्लुत स्वर। तो ये हो गए हमारे स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आगे है व्यंजन। देखते हैं व्यंजन क्या होता है। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, प, फ इत्यादि व्यंजन कहे जाते हैं। व्यंजन के किसी भी वर्ण का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। जो व्यंजन होता है उसमें स्वर ऐड होता है। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ये कुल 33 होते हैं। जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या 33 होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप क उच्चारण करेंगे तो इसमें पीछे से ए का उच्चारण होगा। क प्लस ए इक्वल टू क। तो ये देखो इसमें व्यंजन में ए छुपा हुआ है ना, क में ए। अब देखो जो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए। इनको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं।
और ये नीचे है अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, ये, रे, ले, वे। जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो भी 4 होते हैं, से, है। तो इस प्रकार से जो व्यंजन वर्ण है वो हो गए 33 हो गए। क्यों 5? तो देखो इसमें 5, 10, 15, 20, 25 और 4, 8 और ऐड कर दो 25 में, तो 33 हो जाएंगे। तो हमारे व्यंजन वर्ण हो गए 33। अब आगे है अयोग वाह्य वर्ण। अब देखो जो अयोग वाह्य वर्ण है उनकी संख्या होती है 4। अनुस्वार, अनुनासिक, उपधा मूल्य, मानीय, ऊर्जिहा मूल्य और विसर्ग, इनकी संख्या हो गई 5। और इसमें देखो यम वर्ण भी होते हैं, उनकी संख्या भी 4 होती है। अब आगे है संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजन अक्षरों से मिलकर बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन अक्षर कहते हैं। जैसे क प्लस है, इससे बनके जो श बनता है, त और र से त्र बनता है, ज प्लस ये से गे बनता है, स प्लस र से श्रे बनता है, ये दोबारा आ गया त प्लस र से त्र बनता है, और प प्लस र से प्र बनता है, और ध प्लस ये से ध बनता है। ये है संयुक्त वर्ण। अब आगे है हलंत और अजंत व्यंजन। अब देखते हैं हलंत व्यंजन क्या होते हैं और अजंत व्यंजन क्या होते हैं। बिना स्वर के अगर कोई व्यंजन लिखा जाए तो उसे हलंत व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि ये देखो हलंत लग रहा है ना इसमें, क, ख, ग, हलंत लग रहा है ना, तो ये हो गए हलंत व्यंजन। इत्यादि को हलंत व्यंजन कहा जाता है। लेकिन जब इसमें स्वर जुड़ जाता है तो हलंत व्यंजन परिवर्तित होकर अजंत व्यंजन बनता है। अब देखो हलंत व्यंजन यह है प, हलंत लग रहा है इसमें, इसमें भी हलंत और इसमें भी हलंत लग रहा है, तो ये हो गए हलंत व्यंजन। स्वर है इसमें ए, ई और आ। प में ए स्वर करेंगे ऐड तो प बन जाएगा, न में ई ऐड जोड़ेंगे तो नी बन जाएगा, और व में आ जोड़ेंगे तो व बन जाएगा। तो ये हो गए अजंत। स्वर जुड़ रहे हैं ना इसमें, ये अजंत हो गए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान सूत्र। अब देखते हैं, पहला है अकु है विसर्ज्य नाम कंठ है, यानी अकार ए, आ, कु। इसमें क वर्ग आएगा, क, ख, ग, घ, अणे। और हकार ये है आ जाएगा विसर्जनीय, और ये विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठे कंठे होता है। इसमें ए आ जाएगा क वर्ग और है, और विसर्ग आ जाएगा। आगे है सेकंड इचु यसानाम तालु। अब इसमें देखो ई आ जाएगा इकार, च वर्ग आ जाएगा, च, छ, ज, झ, ये, और ये यकार आ जाएगा, और सकार का स, जो ये स है वो आ जाएगा। तो इनका ताल्य भी उच्चारण स्थान है। आगे है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें रिकार का री और टू एंड ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और अणे, और ये रेफ का रे आ जाएगा, और जो ये सकार है स मूर्धन्य सकार है ये, तो इसका मूर्धन्य उच्चारण स्थान होगा। ये हमारा मूर्धन्य सकार है। आगे फोर्थ नंबर का है ऋतु लसानाम दंता। ऋकार रे है यहाँ पे, तू त वर्ग आ जाएगा इसमें, त, थ, द, ध, न, ये लकार है। लकार का लय हो जाएगा यहाँ पे, और सकार ये
जो ये स है ये दंतीय सकार है, तो इसका उच्चारण स्थान दंते हो जाएगा। आगे है 5th, उप उप उपधा मानियानाम ओष्टौ, यानी उकार उ, ह्रस्व उ आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा इसमें। फिर जो पु है उसका पै वर्ग है, इसमें पै, फै, बै, भै, मै। और उपधा मानी इनका उच्चारण स्थान दोनों होठ ओष्टे हैं। आगे है 6 सूत्र है, ये मैं गे अणे नानाम नासिका चैर। अब यकार है ये, इसका ये, मकार मैं और अणकार का अणे आ जाएगा इसमें, और ये ने ए इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं इनको, ये मैं गे अणे ने मैं। जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र थे उसमें जो 7th नंबर का सूत्र था वो ये मैं गे अणे ने में था। आगे है 7th सूत्र, ए दैतव कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु यानी कंठ तालव्य है। आगे है ओ दौतौ कंठोष्टम। औ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ यानी कंठोष्टे है। आगे है वकारस्य दंतोष्टम। वकार का उच्चारण स्थान दांत और होठ दंतोष्टे है। आगे है जिहा मूल्य से जिहा मूलम। जिहा मूल्य का उच्चारण स्थान जिहा मूल है। आगे है अनुस्वार से नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। आगे क ख इति खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदर्शो जिहा मूल्य। क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदर्श जिहा मूल्य कहलाते हैं। आगे है फ फ इति फ फाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदर्श उपधा मानिए। फ और फ के आगे पूर्व अर्ध विसर्ग सदर्श उपधा मानिए कहलाते हैं। अंग इति अच परौ अनुस्वार विसर्गौ। अनुस्वार और विसर्ग अच से परे होते हैं। जैसे ए, इसके ऊपर अनुस्वार लगा तो ये अम हो गया, और इसके लगा तो अह हो गया। अब देखो ये अनुस्वार और विसर्ग का कोई महत्व नहीं है अकेले का। जब ये जो वर्ण होता है उसके साथ में जुड़ने से इनका महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है उसका परिचय थोड़ा सा, और जो उच्चारण स्थान थे उनके सूत्र थे वो हमने देख लिए हैं। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।